नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नवजात बच्चों से रिलेटेड 5 साल तक के बच्चों के लिए कुछ अहम जानकारियाँ शेयर करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। आप वीडियो को कृपया थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो, उसे कमेंट के रूप में ज़रूर भेज सकते हैं। आज मेरा वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनके या तो बच्चे कुछ दिनों में डिलीवर्ड होने वाले हैं, या उनके बच्चे ऑलरेडी अभी डिलीवर्ड हुए हैं, या उनके बच्चे 5 साल से नीचे हैं। तो सबसे अहम मैं ये जानकारी शेयर करने के लिए सभी प्रेग्नेंट महिलाओं से ये मैं आग्रह करूँगा या उनके परिवारों से आग्रह करूँगा, जो डिलीवरी का जो स्वस्थ बच्चा जन्म होने का जो सही स्थान है वो हॉस्पिटल होता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अभी भी काफ़ी संख्या में बच्चे घर में ही डिलीवर्ड हो जाते हैं, और कई बार जो है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट घर में डिलीवर्ड होने की वजह से बढ़ जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि किसी भी डिलीवर्ड अपकमिंग मदर्स जो हैं वो अपना स्वस्थ बच्चे की डिलीवरी के लिए अपने नज़दीक के डॉक्टर और हॉस्पिटल के संपर्क में रहें और हॉस्पिटल में ही बच्चा डिलीवर्ड हो। एक बच्चा एक माँ के लिए और एक परिवार के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक सोसाइटी के लिए भी। एक बच्चा जब भी किसी परिवार में पैदा होकर के आता है तो उस परिवार में खुशियों की कोई सीमा नहीं रहती। उस खुशी की तुलना किसी भी अन्य खुशी से करना तुच्छ होगा। किसी भी नवजातक शिशु का स्वस्थ जन्म के बाद में जब भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में आते हैं तो कई चीज़ों का जानकारी या तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या नर्स या सपोर्टिंग स्टाफ्स जो है बताते हैं। और कई बार क्या है, कई चीज़ों की जानकारी के अभाव के वजह से कई बच्चे घर आकर भी बीमार हो जाते हैं। जब भी कोई भी नवजात शिशु पैदा होकर के घर आया है तो सबसे पहली चीज़ है, घर के में जिस रूम में बच्चा रहेगा वहाँ पर जो है ज़्यादा हाई वोल्टेज के लाइट वगैरह ना लगाए, ज़्यादा तेज़ पंखे ना रखे, ज़्यादा मात्रा में जो है खिड़कियाँ खोल करके ना रखे। नॉर्मल वेंटिलेशन होना चाहिए, नॉर्मल पंखा चला सकते हैं। कम पावर में नॉर्मल लाइट्स आप रख सकते हैं 24 घंटे तक बच्चे के लिए। ये कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 24 घंटे या नॉन स्टॉप कंटिन्यू रूम हीटर लगा के रखें। कई बार सर्दियों के दिनों में कई बच्चे पैदा होते हैं तो कई पेरेंट्स जो है रूम हीटर जो है कंटिन्यू चला के रखते हैं। ये भी बच्चे की स्किन के लिए और बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। इससे बेटर है कि आप बच्चे को प्रॉपरली क्लोथ्स वगैरह पहना के रखिए। जो बच्चे गर्मियों के सीजन्स में पैदा हो रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट कॉटन्स के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े पहनाने चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चा नवजात शिशु घर में आता है तो रूम को हाइजीनिकली साफ़ सुथरा रखिए। घर के ईच मेंबर्स जो उस बच्चे के संपर्क में आएंगे उनके हाथ बच्चों को गोद में उठाने से पहले साफ़ सुथरे रहने चाहिए, वो बीमार मुक्त होने चाहिए। अगर उनमें से किसी सदस्य को कफ, कोल्ड या अन्य कोई इन्फेक्शन है तो कोशिश कीजिए कि अपने मुंह के मास्क से कवर करके रखने के लिए मास्क का ज़रूर कंपलसरी प्रयोग कीजिए। बच्चे की माता को पूरी तरह से केयर करना परिवार का एक फ़र्ज है और दायित्व है। बच्चे की माता को जो है बच्चे को हर 45 मिनट से 1.5 घंटे की अवधि में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। मैं उन माताओं को इस वीडियो के माध्यम से प्रेरित करूंगा कि वो ब्रेस्ट फीड को ही 6 मंथ तक कंपलसरी प्रमोट कीजिए। किसी भी फार्मूला मिल्क को तब तक ना ले जब तक डॉक्टर सजेस्ट ना करे। तो बेटर है कि अपने ब्रेस्ट मिल्क का ही सफिशिएंट बच्चे को फीडिंग कराए, क्योंकि उसका पूरक कोई भी फार्मूला मिल्क या गाय या गोट मिल्क नहीं ले सकता है।
तो कोशिश कीजिए कि ब्रेस्ट मिल्क ही ज़्यादा से ज़्यादा देने के लिए। अधिकांश मदर्स के मन में ये एक शिकायत रहता है, पहले 2 महीने तक बच्चे फ्रीक्वेंटली पूप या मल त्याग कर सकते हैं या पॉटी कर सकते हैं। हर बार ब्रेस्ट फीड के बाद में बच्चे थोड़ी थोड़ी पॉटी करते रहते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है। अगर बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा है, हर 15-20 मिनट में कर रहा है, तो वो डायरिया का संकेत हो सकता है, तब आप चिकित्सक के संपर्क में आएँ। वरना ये एक रूटीन मामला है, 2 महीने तक बच्चा हर फीडिंग के बाद थोड़ी थोड़ी पूप या पॉटी कर सकता है। बच्चे को जो है आप दूध पिलाने के वक्त में उसका जो प्रॉपर पोजीशन है उसको मेंटेन कीजिए। अधिकांश बच्चों के दूध फीडिंग के दौरान या बर्पिंग के दौरान कान में जो है दूध चला जाता है और कान में फिर मिडिल ईयर इन्फेक्शन या ओटोरिया या ओटाइटिस नामक इन्फेक्शन हो करके पस वगैरह बनता है या पस निकल सकता है और कान भी जो है दर्द कर सकता है। तो मैं ये बेसिक बातें आपको यही इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई प्रकार के इस तरह के की लापरवाहियों से ये बच्चे छोटे में बीमार हो जाते हैं और इस तरह की इन्फेक्शन उनको हो जाता है। बच्चे के बॉडी में जो है आप नॉर्मली जो भी प्रेस्क्राइब किया हुआ बॉडी ऑयल्स या बच्चे के बेबी मसाज क्रीम्स जेल्स आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बच्चों के बॉडी जो है स्किन सेंसिटिव रहता है, तो कई बार प्रतिक्रिया होने के स्वरूप जो है दाने या रेड रैशेस निकल जाते हैं। तो बेटर है कि आप चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही कोई भी दवा का प्रयोग कीजिए। अपने से सेल्फ मेडिकेशन बच्चे का न कीजिए। जितने भी रूटीन वैक्सीनेशन हैं, जैसे 1.5 महीने में आता है, ओपीवी के ड्रॉप्स हैं, 9 मंथ कंप्लीशन के बाद मीजल्स के हैं, इस तरीके से जो रूटीन वैक्सीनेशन है उसको कवर कीजिए। ये कंपलसरी भी कई वैक्सीनेशन स्वास्थ्य केंद्रों या अस्पतालों सरकारी हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिए जाते हैं और कई बार ऑप्शनल वैक्सीन्स आपको परचेस करके भी लगाने चाहिए। ये बच्चे की इम्यूनिटी को और कई प्रकार के इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं। कई पेरेंट्स जो है बच्चे को जो है तीसरे चौथे महीने में ही कई तरह के सेमी सॉलिड फूड्स वगैरह जो है खिलाने लगते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब तक बच्चा 6 महीना कंप्लीट ना कर ले आप कोई भी बाहरी डाइट को इंक्लूड ना करें। इससे बच्चे के पेट रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस वगैरह बन सकते हैं, डायरिया वगैरह हो सकता है। बेटर है मदर्स मिल्क को ही प्रीफर कीजिए। बच्चे का जो रूम कंडीशन है वो साउंड प्रूफ होना चाहिए। ज़्यादा आवाज़ शोरगुल बच्चों को पसंद नहीं है। आप लाइट म्यूज़िक वगैरह लगा सकते हैं। बच्चों को सॉन्ग्स और म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तो आप नॉर्मली सॉन्ग्स और म्यूज़िक लगा सकते हैं। 6 मंथ जैसे ही आपके बेबी ने कंप्लीट कर लिया, अब अपने नज़दीक के पेडिट्रिशियन से मिल करके उसका एक डाइट चार्ट आप उनसे ले सकते हैं। उस डाइट को आप मेंटेन कर सकते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि 6 महीना कंप्लीट कर लिया तो उसके दांत आ जाएंगे। कई बार दांत जो है 1 साल के बाद 14 मंथ में या 15th मंथ में भी आकर के आते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप चिकित्सकीय मार्ग निर्देशन में चलते रहिए। जो डाइट है 6 मंथ प्लस का आप उसको मेंटेन कीजिए। धीरे धीरे बच्चा आपका ग्रोथ होता रहेगा और कई तरह की इम्यूनिटी को गेन करता रहेगा। इसके अलावा एक अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि बच्चों को कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो ये बच्चे को जो है प्रॉपरली जो है नहलाना चाहिए। अगर क्लाइमेट बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है या कई तरह के खांसी कफ हो रहा है तो आप उसके ड्रेसेस को जो है मेंटेन कीजिए। हर दिन उसके ड्रेसेस चेंज कीजिए और बच्चे को जो है स्पंज बाथ आप करा सकते हैं। स्पंजिंग से कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर में एक टॉवल या कॉटन के कपड़े भिगो करके आप बॉडी को पोंछ सकते हैं। बच्चे के जितने भी क्लॉथ्स हैं उसको पूरी तरह से अच्छे से एंटीबैक्टीरियल लोशन वाटर के साथ मिक्स करके धोएं, अच्छे से सुखा करके पहनाएं। कुछ पेरेंट्स का ये सवाल रहता है कि डायपर पहनाने चाहिए या नहीं पहनाने चाहिए। डायपर एक कंपलसरी ड्रेसेस में इंक्लूड नहीं है। आप नाइट में नॉर्मली कॉटन के डायपर्स वगैरह पहना सकते हैं। अगर बच्चे को डायपर रैशेस बन जाते हैं तो आप बेटर है कि एंटी रैश क्रीम वगैरह जो है बच्चे के बम्प में अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम में उसको सूती के कपड़े ही पहनाने
के लिए, जिससे उसके रैशेस वगैरह बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। बच्चों को क्रेडल कैप इन्फेक्शन बचपन में होता है, सर की परत में पपड़ियाँ जैसी जम जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको नेचुरली घर में जो है नारियल के तेल वगैरह के इस्तेमाल से ये ठीक हो जाता है। बच्चों को जो है नॉर्मली कफ कोल्ड है तो सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिए, अपने से खुद भी दवाइयाँ ना परचेस कर लीजिए, बच्चे के डॉक्टर से चेकअप करा करके ही आप दवाई को दीजिए। 6 महीने से नीचे वाले बच्चों को पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक डॉक्टर ना कहे पानी नहीं दीजिए। 6 मंथ प्लस के जितने भी बच्चे हैं आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पानी आप दे सकते हैं। इसके बाद बच्चे ने जैसे ही 1 साल कंप्लीट किया है तो आप डाइट में कई तरह की चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसको नॉनवेज दें, ये बच्चे के रुचि और आपके परिवार के इंटरेस्ट के ऊपर भी है। बच्चा धीरे धीरे जैसे ही 1 साल 2 साल उसने कंप्लीट कर लिया है तो बच्चे का जो है बोन्स वगैरह जैसे जैसे ग्रोथ होने लगते हैं, उसकी वॉकिंग स्पीच एबिलिटी बात करने की ताकत या कला उसका डेवलप हो जाता है। कई बार बच्चे स्पीच डेवलपमेंट में थोड़ा स्लो रहते हैं, तो मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि आप किस तरह के स्टेप्स लेकर के बच्चे को बात की कला को विकसित कर सकते हैं। समय समय पर डॉक्टर्स के रूटीन चेकअप में रखिए। कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन D3 वगैरह सप्लीमेंट जब भी डॉक्टर देते हैं पूरी एडवाइस को फॉलो करके उसका प्रयोग कीजिए। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बच्चा इजीली एक्सेलरेट हो जाएगा। आप उसके डाइट को, डॉक्टरी सलाह को, वैक्सीनेशंस को रूटीनली रखिए। उसकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने लायक कोई भी ऐसे फैक्टर जो एक्सटर्नली अनहाइजीनिक चीज़ों के संपर्क में ना लाए। और मैंने जितनी भी बातों को बताया है आप उन बातों को ब्रेन में सेट कर लीजिए और उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत कम बीमार होगा और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी से आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं, मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।